हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉलिटिकल साइंस में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्लेटो के आदर्श राज और प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में बात किए थे। अगला हमारा वीडियो जो इस समय हम अपलोड कर रहे हैं, ये वीडियो है प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था पर, और नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा प्लेटो की साम्यवाद पर। तो इस वीडियो में हम प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था के बारे में देखेंगे और प्लेटो का पाठ्यक्रम, और लास्ट में हम प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की आलोचनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था। प्लेटो के लिए आदर्श राज्य का उद्देश्य न्याय की प्राप्ति है। प्लेटो हर जगह आप देखेंगे आदर्श राज्य की बात करता है, और आदर्श राज्य को प्राप्त करने के लिए वो न्याय की बात करता है। उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह दो साधन बताता है। एक आदर्श राज्य को बनाने के लिए प्लेटो कहता है दो साधनों का होना आवश्यक है। सबसे पहला है शिक्षा और दूसरा है साम्यवाद। शिक्षा एक आध्यात्मिक पद्धति है, अतः यहाँ सकारात्मक पद्धति हुआ, और जो साम्यवाद है एक लौकिक पद्धति है, अतः यहाँ नकारात्मक साधन हुआ। अब हम देखेंगे कि प्लेटो जो है किस तरह से शिक्षा के बारे में बताता है या किस तरह से शिक्षा को प्रस्तुत करता है। प्लेटो का आदर्श राज्य उसके शिक्षा सिद्धांत का ही परिणाम है। उसकी अपनी पुस्तक रिपब्लिक में वह शिक्षा पर अधिक विस्तार से लिखता है। प्लेटो की जो अपनी पुस्तक है रिपब्लिक, उस पर वह बहुत ही ज़्यादा अधिक विस्तार से शिक्षा पर जोर देकर लिखता है। तो रूसो कहते हैं जो प्लेटो की रिपब्लिक है वह शिक्षा शास्त्र पर लिखा हुआ एक सर्वोत्तम प्रबंध है, न कि राजनीति शास्त्र पर। इस तरह से रूसो कहता है कि जो प्लेटो की रिपब्लिक है वह शिक्षा शास्त्र पर लिखी हुई है, न कि राजनीति विज्ञान पर लिखा है। प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत में दो शैक्षिक पद्धतियों को मिलाया है। यहाँ पर जो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत है, प्लेटो इसमें दो स्थानों के शिक्षा पद्धतियों को मिलाकर अपने शिक्षा व्यवस्था को बताता है। सबसे पहला है एथेंस और दूसरा है स्पार्टा। एथेंस की शिक्षा व्यवस्था को वह स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था के साथ मिलाकर अपनी शिक्षा पद्धति को प्रस्तुत करता है। जो प्लेटो है वह अपनी शिक्षा व्यवस्था में एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था को दर्शाता है। एथेंस की शिक्षा व्यवस्था में क्या है देखते हैं। निजी शिक्षा व्यवस्था, बौद्धिक व दार्शनिक शिक्षा व्यवस्था पर एथेंस की शिक्षा व्यवस्था जोर देता है। दूसरा है स्पार्टा। स्पार्टा सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था पर, शारीरिक और सैनिक शिक्षा पर बल देता है। स्त्री और पुरुष को समान शिक्षा देने की बात करता है। इन सब से मिलाकर प्लेटो अपनी शिक्षा व्यवस्था बनाता है। प्लेटो के शिक्षा व्यवस्था के पाठ्यक्रम दो भागों में डिवाइड है। प्लेटो जो अपनी शिक्षा व्यवस्था को निरूपित करता है उसमें यहाँ दो भागों में इसे डिवाइड करता है। सबसे पहला आएगा उच्च शिक्षा और दूसरा आएगा प्रारंभिक स्तर की शिक्षा। अब हम बात करेंगे प्लेटो के पाठ्यक्रम की, जो बहुत ही बड़ा है। प्लेटो एक व्यक्ति को किस तरह से शिक्षित करना चाहता है, आइए हम देखते हैं। प्लेटो शिक्षा व्यवस्था को दो भागों में बांटता है। सबसे पहला प्रारंभिक शिक्षा, इसको इसने तीन भागों में बांटा हुआ है। प्रारंभिक शिक्षा की श्रेणियों में इसने तीन भागों में बांटा। सबसे पहली है बाल्यावस्था, जो 6 वर्ष तक की अवस्था के बच्चों को यहाँ शिक्षा देने की बात करता है। 6 वर्ष के बच्चों को यहाँ धार्मिक, सत्य, नैतिकता की पाठ की शिक्षा देने की बात करता है। 7 से 8 वर्ष के बच्चों को वह संगीत की शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और गणित की शिक्षा देने की बात करता है। तीसरा हम देखते हैं जिसमें यह 18 से 20 वर्ष के बच्चों को सैन्य शिक्षा पर बल देता है। इसके बाद यह कहता है कि स्टूडेंट का यहाँ पे एक प्रतियोगी परीक्षा होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने वाला व्यक्ति अपनी शिक्षा को कंटिन्यू रख पाएगा, और अनुत्तीर्ण होने वाला व्यक्ति राज्य के कार्यों में किसी नियुक्त कर लिया जाएगा। अब हम प्लेटो के उच्च श्रेणी की शिक्षा की बात करते हैं। उच्च श्रेणी की शिक्षा के बारे में बात करते हैं। प्लेटो बताता है जो उच्च श्रेणी की शिक्षा है इसको भी इसने तीन भागों में डिवाइड किया हुआ है।
तो पहले में यह 20 से 30 वर्ष के व्यक्ति की बात करता है, जिसमें यह व्यक्ति का जो पाठ्यक्रम बनाता है शिक्षा का तर्कशास्त्र, तत्व मीमांसा, उच्च गणित, युद्ध कला और लोक प्रशासन की बात करता है। और दूसरे भाग में यह 31 से 35 वर्ष के व्यक्ति को शिक्षा देना चाहता है। इसमें यह बताता है गणित, द्वंद्व शास्त्र और दर्शन शास्त्र की बात करता है। द्वंद्व शास्त्र आप इसमें देखेंगे इम्पॉर्टेंट है। द्वंद्व शास्त्र के बाद व्यक्ति 35 वर्ष की शिक्षा, जब वहाँ 35 वर्ष का हो जाता है, इसको आप यहाँ पे कर सकते हैं, ये हम गलती से यहाँ पे लिख दिए हैं। तो 35 वर्ष की शिक्षा के बाद व्यक्ति को पुनः से प्रतियोगी परीक्षा ये आयोजित करता है और बताता है कि उसमें उत्तीर्ण होने वाला व्यक्ति फिर से अपनी शिक्षा को कंटिन्यू रख सकता है और अनुत्तीर्ण होने वाला व्यक्ति राज्य के उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता है। इसके पहले हमने जो देखा था तो वो नॉर्मल सी बात करता है कि राज्य में कार्यों के लिए नियुक्त किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो बताता है कि 35 वर्ष में उत्तीर्ण करने वाला व्यक्ति या अनुत्तीर्ण व्यक्ति राज्य के उच्च पदों पर नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद सबसे लास्ट में है 36 से 50 वर्ष की शिक्षा। इसमें यहाँ जो स्टूडेंट रहेगा उसको राजमर्मज्ञता का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। द्वंद्व शास्त्र के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि व्यक्ति को द्वंद्व शास्त्र के बाद जो शिक्षा दी जाती है उसको हम सर्वोच्च ज्ञान के रूप में लेंगे। जो सर्वोच्च हमारा ज्ञान होगा उसी से ही एक दार्शनिक राजा या एक दार्शनिक राजा तैयार होगा, जिसको राजमर्मज्ञता यानी राज्य के विषय के बारे में व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे भी प्लेटो कहता है कि शिक्षा समाप्त नहीं होती, शिक्षा ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को बताता है, अनवरत प्रक्रिया है। इसमें ये बताता है कि औपचारिक रूप में प्लेटो की 50 वर्ष तक की शिक्षा दी जाती है, जबकि अनौपचारिक रूप से इसके उपरांत एक दार्शनिक व्यक्ति जो दार्शनिक बन चुका है वह शिक्षा को कंटिन्यू रख सकता है। यह बताता है कि 50 वर्ष तक की जो शिक्षा है, सर्वोच्च शिक्षा, उसको प्राप्त कर लेने के बाद भी कोई व्यक्ति अगर अपनी शिक्षा को कंटिन्यू रखना चाहता है तो वह अपनी शिक्षा को यानी दार्शनिक शिक्षा को कंटिन्यू रख सकता है। तो इस क्रम में प्लेटो कहता है कि व्यक्ति की बुराई को उसके स्रोत स्थल पर ही नष्ट कर देना चाहिए। इसलिए हम प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था को मानसिक रोग की मानसिक दवा कहेंगे। ये कोटेशन इंपॉर्टेंट है, इसको बार्कर ने दिया है। बार्कर कहता है कि जो प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था है मानसिक रोग की मानसिक दवा है, क्योंकि जो प्लेटो है वो कहता है कि शिक्षा व्यवस्था है उससे अगर कोई बुराई उत्पन्न होती है तो जहाँ से ये उत्पन्न होती है उसको वहीं पे समाप्त कर देना चाहिए। इस तरह से ही बार्कर कहता है कि जो प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था है मानसिक रोग की मानसिक दवा के रूप में कार्य करता है। अब हम प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की आलोचना के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इनकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी ही अनवरत चलने वाली शिक्षा व्यवस्था है। इस पर लोगों ने अपने टिप्पणी दिए हैं जो इस प्रकार है। आइए देखते हैं प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की आलोचनाएं। नंबर 1, प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था आजीवन शिक्षा की योजना है। हम पहले भी देख चुके हैं कि प्लेटो कहता है कि औपचारिक रूप से तो आप 50 वर्ष यानी सर्वोच्च शिक्षा को प्राप्त करके आप दार्शनिक राजा भी बन सकते हैं, लेकिन उसके बाद अनौपचारिक रूप से आप शिक्षा को कंटिन्यू रख सकते हैं। इस तरह से ये जो शिक्षा हुई वह एक आजीवन रूप से चलने वाली शिक्षा हुई। दूसरी है शिक्षा योजना का परिणाम स्वरूप सिद्धांतकारों का जन्म होगा, न कि शासकों का। इस तरह से जो इतनी शिक्षा प्राप्त कर लेगा उससे किसी शासक का नहीं, अन्यथा एक सिद्धांतकार का जन्म होगा। तीसरी है प्लेटो शिक्षा व्यवस्था में स्पार्टा से ज़्यादा प्रभावित होता है, जबकि संयोगवश स्पार्टा के मुकाबले एथेंस की शिक्षा व्यवस्था से महान बुद्धिजीवों का जन्म हुआ है, जिसमें स्वयं प्लेटो और अरस्तु भी है। इसमें हम देखेंगे कि प्लेटो स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था को ज़्यादा अहमियत देता है, जबकि एथेंस की जो शिक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अनेक बुद्धिजीवी विचारक पैदा हुए हैं, जिसमें प्लेटो खुद भी वहाँ एथेंस का ही है और अरस्तु भी एथेंस का है।
अब हम देखेंगे कला एवं साहित्य की शिक्षा पर वह आपत्तिजनक रोक लगाता है। कहता है कला और साहित्य की शिक्षा व्यर्थ है, इसको नहीं देना चाहिए। प्लेटो एक विशाल वर्ग उत्पादक वर्ग को अनदेखी करता है। अब हम देखेंगे प्लेटो एक विशाल वर्ग को किस तरह से अनदेखी करता है, क्योंकि वह व्यक्ति को दार्शनिक बनाने का भरपूर प्रयास करता है और इसमें जो सबसे बड़ा जो दार्शनिक वर्ग वो संख्या में 1-2 हो सकते हैं, लेकिन जो एक बहुत बड़ा वर्ग उत्पादक वर्ग जिसमें शिल्पकार, कृषक, व्यापारी ये सारी बातें हैं, इनको ये अनदेखी कर देता है क्योंकि ये इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। ये सबसे ज़्यादा ध्यान दार्शनिक राजा के निर्माण में करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था पर किन किन लोगों ने आलोचना किया है तो उनके बारे में हम देखेंगे कि उनके कोटेशन क्या है। ये इम्पॉर्टेंट नोट्स के रूप में आप ले सकते हैं। कार्ल पॉपर जो कि प्लेटो का सबसे बड़ा आलोचक या क्रिटिसिज्म करता है, यह राज्य के हितों पर स्वतंत्र प्रतिभा की बलि है। यह जो ज्ञान है या प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था है, कार्ल पॉपर कहता है यह राज्य के हितों पर स्वतंत्र प्रतिभा के बलि के रूप में कार्य करता है। हम कार्ल पॉपर की जो आलोचना है आगे साम्यवाद में पढ़ेंगे। अभी हमने ये सिर्फ शिक्षा पर क्या इसने आलोचना किया है उसके बारे में बताए हैं, लेकिन आगे साम्यवाद में इनकी अच्छे से देखेंगे। उसके बाद है कन्फ्यूशियस कहता है कि उचित शिक्षा कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और लास्ट में हम बार्कर को देखेंगे। बार्कर क्या कहता है? बार्कर कहता है शिक्षा मानसिक व्याधि का मानसिक उपचार है। इसके पहले हमने जो पढ़ा था कि बार्कर जो कहा है कि शिक्षा मानसिक व्याधि का मानसिक उपचार है, यानी कि जो बुराइयां हैं उसको उसके स्रोत स्थल पर ही नष्ट कर देना चाहिए। इस विचार पर प्लेटो ने अपना विचार दिया था। अगला हमारा वीडियो रहेगा साम्यवाद दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।